आज हम साइंस में पढ़ेंगे पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 6 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, पहले यह देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और उत्प्रेरक किसे कहते हैं। फिर उसमें पाठ में पहला पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या फिर इसको ये बोल दें, वे जिनमें रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कोई भी एक पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B है, इससे क्या बना? A और B। तो पदार्थ A और पदार्थ B में रसायनों में क्या परिवर्तन हुआ, वो क्या कहलाएगा? आपकी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि एक ही चीज हम मान लेते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, लेकिन इसके रसायनों में क्या परिवर्तन हुआ कि वो क्या बन गया? देखिए, कार्बन क्या था? एक ठोस था। ऑक्सीजन क्या थी? गैस थी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में क्या बनी अपने पास? गैस प्राप्त हुई। तो इसके रसायनों में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर देखते हैं कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को या तो तेज गति से करवाते हैं या मंद गति से करवाते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को या तो वो करवाएंगे मंद गति से या करवाएंगे वो तीव्र गति से। तो अब उत्प्रेरक किसे? वे पदार्थ जो अभिक्रिया को मंद व तीव्र गति से संपन्न करवाते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक की परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो अभिक्रिया को मंद या तीव्र गति से करवाते हो परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, एथीन की संरचना, एथीन का जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति। यहाँ पे निकिल क्या है? उत्प्रेरक है। निकिल क्या? यहाँ पे उत्प्रेरक। तो जब एथीन की संरचना हम निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो करवाते हैं तो यहाँ से क्या प्राप्त होती है? अपने पास एथेन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी? किसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ से? निकिल उत्प्रेरक का। तो निकिल यहाँ पे अभिक्रिया पे कोई भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया को या तो वो तीव्र गति से करवा देगा या मंद गति से करवा देगा, वो क्या कहलाएगा? आपकी उत्प्रेरक कहलाते हैं। फिर है अपना इस पाठ का पहला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो पदार्थ के भौतिक परिवर्तनों में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? आपके भौतिक परिवर्तन। तो यहां से रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? फिर दोनों का अंतर देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। तो पदार्थ के जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाएंगे? आपकी भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यहां से हम एक एग्जांपल देख सकते हैं।
दूसरा अपना जो आंसर होगा वो हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O ठोस अवस्था में है, तो जब जल ठोस अवस्था में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बर्फ बोलते हैं। तो जब H2O ठोस अवस्था में है और वो बर्फ, तो अभिक्रिया अगर हम उसे जैसे ही थोड़ा सा ताप देंगे या गर्म करेंगे, जैसे ही हम उसे गर्म किया तो वो किस रूप में बन गया, जल बन गया। किस रूप में बन गया, तो ये कैसा हो जाएगा, द्रव रूप में हो जाएगा। जैसे ही H2O बर्फ के रूप में था, हल्का सा हमने क्या किया, गर्म किया, तो वो किस रूप में आ गया, जल रूप में आ गया। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ठोस था लेकिन यहाँ पे कैसे हो गया, द्रव हो गया, तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे, आई मीन जब ये जल है, इसे हम जब गर्म करते हैं तो ये H2O बन जाता है वाष्प के रूप में। भाप बोलते हैं, जैसे कि H2O जैसे ही हम जल को गर्म करते हैं वो किस रूप में पानी हो जाएगा, वाष्प रूप में। तो वो कैसे हो जाएगी, गैसीय अवस्था हो जाएगी उसकी। कैसे हो जाएगी, गैसीय अवस्था। लेकिन जब हम इस वाष्प को संघनन करते हैं, जब हम इस वाष्प का संघनन करते हैं, संघनन में से जब हम इसको संपीड़ित करते हैं, आई मीन इसका जो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो ये वापस से किस रूप में बदल जाती है, H2O जल के रूप में, द्रव अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जल H2O जब ठोस अवस्था में होता है तो बर्फ होता है, उसको गर्म करने पे ये कैसा हो जाएगा, जल रूप में बन जाएगा। लेकिन जब जल को हम गर्म करेंगे तो वो कौन सी अवस्था में चला जाएगा, वाष्प अवस्था में चला जाएगा। तो ये इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, देख लीजिए, तो उसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जबकि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल इसका हो जाएगा कि अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं, जब कार्बन यानी कोयला जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो यहां से क्या बन जाएगी, CO2 मुक्त होगी। आई मीन कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वहां से क्या मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोयला था, कोयला किस रूप में, कार्बन ठोस अवस्था में था, तो जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं ऐसे क्या मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके रासायनिक देखो, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, इन दोनों ने क्रिया करके क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके रासायनिक गुणों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर हम समझेंगे इन दोनों के गुणों, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक गुणों में के गुण क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के गुण समझ लीजिए। तो पहला है भौतिक परिवर्तन के गुण समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण होंगे, पहला इसके भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में यहाँ पे गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि उसका रंग, गंध, ये सारे इन सारे में क्या होगी, परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अगर हम भौतिक परिवर्तनों में भौतिक परिवर्तन के पुनः प्रारंभिक गुण को हटा देते हैं, आई मीन यहां से इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि जल था H2, ये था ठोस अवस्था में,
ठीक है। लेकिन जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, ये किस अवस्था में आ गया, H2O जल, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में आ गया। तो हमने क्या किया, इसको गर्म किया तभी तो ये द्रव अवस्था में आया। लेकिन अगर हम इसको गर्म करने वाले इस प्रभाव को ही, प्रारंभिक प्रभाव को ही अगर हम हटा लेंगे तो ये जल जो ये बर्फ थी वो कभी द्रव अवस्था में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। इसका यही कारण है कि अगर हम इसको पुनः प्रारंभिक जो प्रभाव था उसको अगर हम हटा लेते तो वह पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। इसका एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि अगर जल है ठोस अवस्था में, यानी बर्फ अवस्था में है, अगर हम उसको गर्म करते तब वो बनती है द्रव अवस्था में। लेकिन अगर वो द्रव अवस्था में कब बनी, जब हम उसको क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। लेकिन अगर हम उसके गर्म करने वाले प्रभाव को ही हटा लेंगे, पुनः प्रारंभिक प्रभाव को हटा लेंगे, तो वो क्या बन जाएगी, वापस से ठोस रूप में बर्फ बन जाएगी। ये सबसे अच्छा इसका है। फिर थर्ड देख लेते हैं, इससे नया कोई प्रभाव, नया कोई उत्पाद नहीं बनता है, नहीं बनता। इससे नया कोई भी उत्पाद नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे जल था, ठोस अवस्था में था, लेकिन बर्फ अवस्था में फिर भी क्या था, जल था। लेकिन अगर हम उसको गर्म किए तो भी ये जल अवस्था में आ गया। लेकिन अगर हम इसको वापस से क्या करें, और गर्म करें, तो ये वाष्प अवस्था में चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको संघनन कर लें तो कौन सी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, जल अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो इससे कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है। और चौथा पॉइंट इसका हो जाएगा, यह स्थायी होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन कैसे हुआ, अगर ठोस बर्फ अवस्था में तो ये जल अवस्था में चला गया, लेकिन जब ये जल अवस्था में वापस से गर्म करते तो ये वाष्प अवस्था में चला गया। और वाष्प अवस्था में जब हम इसको संघनन करते हैं, जब हम इसका संघनन करते हैं तो ये वापस जल में आ जाता है। और जब हम जल को वापस से क्या करें, हिमीकरण करें, जब इसको हिमीकरण करते हैं तो ये वापस कौन सी अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में। तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से हुए, एक तो इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया। भौतिक गुणों में परिवर्तन का मतलब जैसे कि उसका रंग, गंध, इन सब में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, पुनः प्रारंभिक, अगर हम इसके पुनः प्रारंभिक प्रभाव को ही हटा लेंगे तो ये वापस से उसी उत्पाद में या उसी उत्पाद को प्राप्त कर लेता है। 3 नंबर क्या हो जाएगा, इससे नया कोई भी उत्पाद नहीं बनता है। और 4 नंबर क्या हो जाएगा, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन के गुण ये हो गए। इसके बाद हम समझेंगे रासायनिक गुणों के गुण। रासायनिक गुण के क्या क्या गुण होते हैं रासायनिक परिवर्तन के, तो वो देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन के गुण, तो पहला गुण क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि उसमें क्या था, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, यह स्थायी परिवर्तन होता है, यह स्थायी परिवर्तन होता है। जबकि भौतिक परिवर्तन कैसा था, अस्थायी परिवर्तन था। इसको हम इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जब हम क्रिया करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन और ऑक्सीजन वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसा परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, अगर हम इस जो रासायनिक गुण थे, जो रासायनिक परिवर्तन था, अगर हम इसमें क्या कर रहे, जो इसका चेंज होने का जो कारण है, अगर प्रारंभिक कारण को हटा लेते हैं, प्रारंभिक कारण को अगर हम हटा लेते हैं तो वापस से वो उत्पाद नहीं प्राप्त होता। अगर हम देखिए जब कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन जब हम इसको ये किसकी क्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको जो प्रारंभिक जो कारण था, अगर हम इसको हटा
हटा लेंगे तो ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। इसलिए अगर हम प्रारंभिक कार्य को अगर हटा लेते हैं तो उससे पुनः प्रारंभिक जो पदार्थ है वो प्राप्त नहीं होंगे। तो इनके कौन कौन से हो गए? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, और ये पुनः प्रारंभिक अगर कारण हटा लेते हैं तो इसे नए वापस से वही पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन के गुण होंगे। अब हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती है, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक, जो अपना 3 नंबर का टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगर किसी पदार्थों को, अगर किसी अभिक्रिया में पदार्थों के प्रतीक तथा उसके अणु सूत्रों के रूप में अगर लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगर अभिक्रिया में पदार्थों को प्रतीक तथा अणु सूत्र के रूप में दर्शाया जाता है तो उससे प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, जैसे कि कोयला है, उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाई और ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो अब देखिए, ये अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया क्या हुई कि अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, वो अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक समीकरण क्या होगी? ये तो हमने अभिक्रिया लिखी है। अब रासायनिक समीकरण क्या होगी? अगर हम पदार्थों को प्रतीक तथा अणु सूत्र के रूप में लिखते हैं तो वो जो प्राप्त होती है समीकरण, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि कोयला है, कोयला क्या है? कोयला को किससे दर्शाएंगे? कार्बन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं? O से। लेकिन इसका ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या हो जाएगा? O2। तो अब जब कार्बन प्रतीक हो गया, कोयला का प्रतीक क्या हो गया? कार्बन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो गया? O की अभिक्रिया करवाई तो क्या यौगिक प्राप्त हुआ अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम किसी भी यौगिक को या किसी भी पदार्थ को हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं या अणु सूत्र के रूप में लिखते हैं तो उससे प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जांपल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, प्रतीक ये हो जाएगा, ठीक है, अणु सूत्र आपके सामने है। अब हम क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण कितनी होती है। रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या होंगे? पहले ये देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने के तरीके देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। ये तो हमने देख लिया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो प्रतीक के रूप में, अणु सूत्र के रूप में लिखे जाते हैं, वो रासायनिक समीकरण हो गए। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, क्या तरीका होगा, क्या वो देखेंगे। तो सबसे पहले अभिकारक को लिखते हैं और अभिकारक के बाद लगाते हैं तीर का चिन्ह और तीर के चिन्ह के बाद लगाते हैं उत्पाद। सॉरी, ए बी लिया तो ए बी उत्पाद बनेगा। तो सबसे पहले अभिकारक लिखे जाते हैं, अभिकारक के बाद तीर का चिन्ह लगाया जाता है और तीर के चिन्ह के बाद क्या लिखेंगे? उत्पाद लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, दाईं तरफ तीर के चिन्ह के, अब इसको यूं समझेंगे कि तीर के चिन्ह के दाईं तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं जबकि तीर के बाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं। तो अब देख लीजिए, अब मेरा ये हो गया बायां हाथ और ये हो गया दायां हाथ। तो जो तीर का चिन्ह था, तीर के चिन्ह के बाईं तरफ तो क्या हो गया?
उत्पाद, जबकि दाईं तरफ क्या हो गया, अभिकारक हो गए। सबसे पहला तरीका क्या होगा कि तीर के चिन्ह के दाईं तरफ अभिकारक लिखा जाता है, जबकि तीर के बाईं तरफ उत्पाद लिखा जाता है। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा होगा,